Organic bases are Bronsted base, that is they are proton acceptors. ठीक है, which requires presence of lone pair on an atom and that atom should be nitrogen because we have to study only compounds containing nitrogen. ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर ऐसा आपको एक सवाल दे दे कि कंपाउंड ऐसा बना करके दिया है, यहां पे OH लगा हुआ है और इस जगह पे लगा हुआ है NH2 और इसमें आपको H+ लिख दिया है कि H+ को खिलाओ। ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, H+ कौन खाएगा? नाइट्रोजन। क्यों ऐसा? क्योंकि डोनेटिंग टेंडेंसी हम लोग पढ़े हुए कि डोनर अगर सेम पीरियड का है तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उतना अच्छा डोनर है। बोलो, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर। पहला बात तो ये हो गया। तो अगर आपको इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए बोलेगा, कॉन्जुगेट एसिड समझ गए, विच मीन्स यू हैव टू एक्ट दिस कंपाउंड एज बेस, तो इसको H+ खिलाना होगा। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा बनेगा? तो ये ऐसा रिंग बना दिए, यहां पे OH रह जाएगा और इस जगह पे हो जाएगा NH3+। पहले तो ये क्लियर हुआ कि अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों रहा, बाकी सब चीज कॉमन है, बाकी और कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो कौन बेटर डोनर रहेगा? नाइट्रोजन। ठीक, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो दो अलग अलग लोन पेयर में आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन बेहतर डोनर है, एक लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड लोन पेयर इज अ बेटर डोनर देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। कैसे? सोचो, कोई एक लोन पेयर है बाबू जो रेजोनेंस में अपने में डीलोकलाइज्ड है, तो जो अपने में डीलोकलाइज्ड है वो तो उस एटम पे पूरा पूरा प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो H+ को कैसे दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन? बात समझिए, जैसे मेरे पे एक लोन पेयर मान लो वो डीलोकलाइज्ड है, तो उस पे तो मेरा ही पूरा हक नहीं है, वो तो अपने बहुत सारा एटम में बटा हुआ है। बोलिए, तो हम H+ को कैसे दे सकते हैं? वो लोन पेयर नहीं दे सकते, तो ये डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो गया? खराब। दूसरा एक और इसका रीजन समझो, मान लो मेरे पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर तो पहले से स्टेबल है ना, तो जो पहले से स्टेबल है वो हम किसी को कैसे डोनेट कर सकते हैं? और अगर किसी एटम पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब उसी पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो वो तो अनस्टेबल हुआ, इलेक्ट्रॉन उसी पे बैठा हुआ है, डीलोकलाइज्ड नहीं, तो वो उसको किसी को दे सकता है। ये क्लियर हुआ कि डोनेटिंग टेंडेंसी में हम लोग क्या लिखेंगे? लोकलाइज्ड लोन पेयर इज बेटर बेस देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, और एक आखिरी पॉइंट है जिसको मिला करके अब हम लोग सारा सवाल वाल सब देखेंगे। एक लास्ट पॉइंट है कि अगर मान लो दो लोन पेयर है, यहां तो पहले आप समझ गए ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो कौन बेटर डोनर है? नाइट्रोजन। फिर मान लो दो नाइट्रोजन आ जाए, जैसे इसका एग्जांपल आप लोग एक दे देते हैं यहां पे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का। मान लो ऐसा रहता, एक कंपाउंड ऐसा है, इसमें NH2 लगा हुआ है और दूसरा कंपाउंड ऐसा है, साइक्लोहेक्सेन में NH2 लगा हुआ है। ठीक, और हम बोले कि बताओ इन दोनों में स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? क्या लग रहा है? दूसरा वाला। इजी हो गया। अरे यही सवाल एग्जाम पूछेगा, सेकंड वाला हो गया, बिकॉज सेकंड वाला लोकलाइज्ड है, पहला वाला डीलोकलाइज्ड है। क्लियर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में N इज अ बेटर डोनर, ये भी दिख गया आप लोग को, और वहां पे दोनों N पे है लोन पेयर, तो लोकलाइज्ड वाला का डोनेटिंग टेंडेंसी डीलोकलाइज्ड वाले से ज्यादा होगा, तो वो बेटर डोनर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट आएगा, मान लो दोनों लोन पेयर नाइट्रोजन पे भी है और मान लीजिए दोनों लोकलाइज्ड है, मतलब ये वाला पॉइंट से नहीं डिसाइड हो रहा है, दोनों लोकलाइज्ड है। अब क्या करें? अब बेसिसिटी proportional to stability of conjugate acid। एग्जैक्टली वही चीज जो हम लोग एसिड में करते थे। हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते थे? कॉन्जुगेट बेस बना देते थे, बोलिए, और उसका स्टेबिलिटी देखते थे। यहां भी वही फंडा है, आपको बेसिसिटी कंपेयर करना है, आप क्या करेंगे? आप उसका कॉन्जुगेट एसिड बना देंगे। कॉन्जुगेट एसिड बनाने का मतलब है उसको एक H+ खिला देंगे और फिर उसका जो प्लस चार्ज अपीयर होगा, H+ खिलाने के बाद जो प्लस चार्ज अपीयर होगा उसका स्टेबिलिटी देख लेंगे।
उसका एग्जांपल दिखाएं एक। देखो मान लीजिए ऐसा है CH3NH2 CH2 डबल बॉन्ड NH CH ट्रिपल बॉन्ड NH सॉरी N। चाहो तो एक कार्बन भी लगा दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये है, ये N का एक लोन पेयर, यहां पे N का लोन पेयर और यहां पे N का लोन पेयर, ठीक है। मेरे को दिख रहा है कि कोई भी लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है। बोलिए इन तीनों में कहीं रेजोनेंस दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो नन ऑफ द लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड, कोई डीलोकलाइज नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे? बेसिसिटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब तीनों लोन पेयर को एक एक H प्लस खिला दो, खिला ली दिमाग में। तो यहां पे क्या बन गया? NH3 प्लस, यहां क्या बन गया? NH2 प्लस, यहां क्या बन गया? NH प्लस। Now this nitrogen is sp3 hybridized, this nitrogen is sp2 hybridized and this nitrogen is sp hybridized। बताइए पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होगा? पहला वाला में। यानी कि इन तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। समझ में आया? ये कब हम लोग चेक करेंगे ये वाला पॉइंट? जब डीलोकलाइजेशन वाले से बात नहीं बनेगा तब। क्लियर? जब डीलोकलाइजेशन वाले से बात नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग H प्लस एक खिला देंगे लोन पेयर को, जिसके वजह से N पे प्लस चार्ज आ जाएगा और उस प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी देख लेंगे। ये सब पूरा क्लियर? O डोनर N डोनर दिख गया, लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन दिख गया, और थर्ड वाला पॉइंट कि बेसिसिटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ये दिख गया। क्लियर है? एक यहां पे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको देखो, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये आप लोगों को दिख रहा होगा अमाइड है। बोलिए ये अमाइड है, ठीक है। और बगल में एक अमीन बना देते हैं CH3CH2 NH2, ये अमीन है। इसका लॉजिक अभी हम बनाएंगे, बट एक चीज पहले तो रट लो, कभी भी अमाइड और अमीन दोनों में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है दोनों, जब इन दोनों में कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन होगा हमेशा अमीन जीतेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। याद रहेगा क्या बोले? अमाइड और अमीन में कभी भी कंपैरिजन हो, पहले तो रट लो, हमेशा कौन जीतेगा? अमाइड। अब रीजन देखो बाबू, इसमें ध्यान देना, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, दिख गया? इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है, बट हो सकता है कि किसी अमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता। बोलो, अगर ये वाला भी, हम इसलिए पहले बोले याद कर लो, अगर इसमें और इसमें भी कंपैरिजन होता तब भी ये जीतता। ये बुझाया अभी क्या बोले हम? कभी भी अमाइड वर्सेस अमीन का बात करोगे हमेशा कौन जीतेगा? अमीन। इसको याद कर लो। यहां तो आपको स्ट्रेट अवे दिख रहा है, यहां डीलोकलाइजेशन नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यहां पे तो डीलोकलाइजेशन है ना, फिर भी कंपैरिजन करते तो ये जीत जाता। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे आओ। ये एन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, लेकिन ओ का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है। ठीक है, ये ओ डोनर है, एन डोनर नहीं है। ये इस केस में अमाइड एन डोनर नहीं है, बिकॉज एन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और ओ डोनर है क्योंकि ओ का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है। सो दिस अमाइड इज ओ डोनर, ओ डोनर, एंड दिस अमीन इज एन डोनर। तो हम लोगों को तो पता है कि एन डोनर और ओ डोनर में कौन जीतता है? एन डोनर, इसलिए अमीन हमेशा जीतेगा। बाबू ये वाला भी एग्जांपल अगर लोगे ना, तो एन का लोन पेयर भले ही डीलोकलाइज है, बट है तो एन डोनर ना। क्लियर रहा क्या बोले? हम बोल रहे अमाइड इज वर्स बेस देन अमीन ऑलवेज, एंड द रीजन इज नॉट डीलोकलाइजेशन, द रीजन इज अमाइड इज ओ डोनर एंड अमीन इज एन डोनर, और अमीन हमेशा आगे रहेगा। यानी कि इस वाले केस में कभी अगर आपको बोला जाए कि इसमें ना एक H प्लस डाल दो, तो वो H प्लस आप किस पे अटैच करोगे? O पे, N पे नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, वो H प्लस आप किस पे अटैच करोगे? O पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये है अमाइड है और ये है आइमाइड। बोलिए
अमाइड और जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि अमीन में और अमाइड में हमेशा अमीन जीतता है, वैसे ध्यान रखना अमाइड और आइमाइड में हमेशा अमाइड जीतता है। ठीक है, अब रीजन की तरफ आते हैं, पहले याद कर लेंगे तो देखो, ये भी ओ डोनर है बोलो, और ये भी ओ डोनर है, बिकॉज एन का लोन पेयर दोनों में डीलोकलाइज, दोनों ओ डोनर है। अब जब दोनों ओ डोनर है तो एक चीज सोचना, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जिस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा वो अच्छा डोनर होगा ना। समझ में आया? जब दोनों ओ डोनर है तो जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा वो बेहतर डोनर होगा। तो अब कंपेयर करो दोनों में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किस ऑक्सीजन पे ज्यादा है। यहां पे ये एन का लोन पेयर ये इधर गया, ये इधर गया, तो इसके अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओ पे माइनस आ गया, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ओ पे एक ठीक ठाक डेल्टा माइनस रहेगा। ठीक, यहां ये एन का लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में, ठीक, या तो आपका H प्लस इसके पास जाएगा या आपका H प्लस इसके पास जाएगा, दोनों के पास एक साथ तो नहीं जा सकता, एक ही के पास जाएगा। तो मान लो इसके पास जा रहा है, तो अब बताइए इसके क्रॉस कॉन्जुगेशन के वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हुआ कि कम? कम, क्योंकि अगर ये पार्ट नहीं होता तो ये पूरा डीलोकलाइजेशन करके, मतलब रेजोनेंस करके इस पे माइनस एक आता, बोलिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इधर भी तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना बनेगा? 3, जिसमें से एक ही में ना इस O पे माइनस है, जबकि इसमें कितना बनेगा? 2, जिसमें एक पे O माइनस है। तो अब बताइए ज्यादा O माइनस किस पे रहेगा? इसमें रहेगा। आउट ऑफ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हैज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन दिस केस, आउट ऑफ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हैज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन दिस केस। क्लियर हुआ? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑक्सीजन में ज्यादा किसमें है? अमाइड में। अमाइड इज मोर बेसिक देन आइमाइड। याद रहेगा, ऑर्डर क्या है? अमीन सबसे ऊपर, उसके बाद अमाइड, सबसे पीछे आइमाइड। डन। सेकेंड वाला एग्जांपल देखो, जेई में पूछा हुआ सवाल, इसी साल आया था। ठीक है, थोड़ा चेंज था इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करके लिख ही देते हैं जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा था। ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है जो हम लिखे थे और जो ये लिखे, बिकॉज जो हम लिखे थे उसमें भी नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं था, यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं। ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों में आपको कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ। एक तो मेरे को दिख रहा है कि इन चारों में इसमें डीलोकलाइज है लोन पेयर, बोलो, और इसमें भी डीलोकलाइज है लोन पेयर, बोलिए। तो ये दोनों तो भाई खराब बेस हो गया, बच गया बी और सी। बी और सी दोनों में लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो फिर लोकलाइज्ड लोन पेयर होने पर हम लोग क्या करते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बना करके उसका स्टेबिलिटी देखते हैं। तो अपने दिमाग में इसमें एक H प्लस लगा दो और इसमें भी H प्लस लगा दो। ठीक है, लगा दिए। दोनों H प्लस लगाने के बाद प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल किसमें है? बी या सी? बी या सी? बी में। दिखा, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन sp3 है और ये वाला नाइट्रोजन sp2 है। क्लियर हुआ? तो जब कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो sp2 पे प्लस चार्ज, खराब बात है। तो सबसे अच्छा बेस कौन हो जाएगा? B। ये आया समझ में? फिर कौन हो जाएगा? C। अब बच गया A और D। A और D दोनों में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ज्यादा परफेक्टली डीलोकलाइज्ड किसमें है? D में, क्योंकि D में ध्यान से देखो, लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। उसको ऐसे सोचो, अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस को दे दे तो रिंग का एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगा, नुकसान बड़ा है, तो ये लोन पेयर नहीं देगा। आया समझ में जो बात हम बोले? क्या बोले अभी हम? ये जो लोन पेयर N पे दिख रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। इस लोन पेयर के वजह से आपका रिंग एरोमेटिक है ना? जब बॉन्ड तोड़ोगे तो लोन पेयर वाले को माइनस दोगे ना, तो लोन पेयर के वजह से ये वाला रिंग एरोमेटिक है। तो अगर ये लोन पेयर हम H प्लस को दे दें तो इसका एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगा, जो तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये लोन पेयर नहीं देना चाहेगा। या आप ऐसे बोल लो कि इसका लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है। ज्यादा परफेक्टली डीलोकलाइज्ड कौन सा है? वो वाला, बिकॉज वो एरोमेटिक बना रहा है रिंग को डीलोकलाइजेशन के साथ। ये रिंग भले एरोमेटिक है, लेकिन दिस लोन पेयर इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। बुझा रहा है?
तो इन दोनों में ज्यादा परफेक्टली डीलोकलाइज्ड कौन है? डी। तो इसीलिए डी बॉटम पे चला जाएगा। तो क्या ऑर्डर हो गया? सी के बाद ए और सबसे पीछे डी। इन दोनों में फिर से बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। कौन ज्यादा बेसिक लग रहा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? दिस वन इज एन डोनर, दिस वन इज ओ डोनर। अब देखो समझो, ये तो प्रॉपर अमाइड हुआ ना, ये अमाइड है। तो अमाइड में ये एन का लोन पेयर इधर, ये इधर, तो ओ डोनर हुआ ना ये तो। और यहां पे जब एन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड ही नहीं है ड्यू टू ब्रेड्स रूल, तो ऑब्वियसली ये एन का जो लोन पेयर है वही ना डोनर कैसा काम करेगा। तो वो हो गया एन डोनर, ये हो गया ओ डोनर, और एन डोनर बेटर होता है इसलिए वो जीत गया। क्लियर? इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? दूसरा वाला। रीजन एसआईआर। एसआईआर दिखा क्या? यहां पे ये एन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, सबको दिख गया। लेकिन इस केस में ये एन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है ड्यू टू एसआईआर। ये वाला बॉन्ड घूम गया, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन हैज बीन इनहिबिटेड। रीजन क्या है? इसमें क्या लगेगा? एसआईआर, जिसके वजह से उसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं रहेगा रिंग के साथ। और अगर वहां डीलोकलाइजेशन है, दैट लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, दैट लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। तो ऑब्वियसली लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अगला कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ में 1 डिग्री अमीन वर्सेस 2 डिग्री अमीन वर्सेस 3 डिग्री अमीन। क्या डिफरेंस होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में? देखो तो, जैसे मान लो ऐसा है RNH2, क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री अमीन। ऐसा गया NHRR, दिस वन इज 2 डिग्री अमीन। और NRRR, ये हो गया 3 डिग्री अमीन। सबके पास लोन पेयर है और हम लोग को बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। ऑब्वियसली R जो हम लोग ले रहे हैं वो एक सिंपल अल्काइल ग्रुप है, CH3 C2H5 C3 S7 C4 H9। तो इसीलिए डीलोकलाइजेशन तो किसी लोन पेयर का नहीं है, बोलिए, कोई फिनाइल वाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है, किसी का डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर तीनों में से किसी का भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, वी हैव टू गो विथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो हम लोग को सब में, जैसे इसमें भी H+ डाल दें, इसमें भी H+ डाल दें, इसमें भी H+ डाल दें, ठीक है। क्या बनेगा? यहां देखिए, नाइट्रोजन एक R लगा हुआ है और 3 इस पे लग गया है हाइड्रोजन इस तरीके से, और यहां +4। सही बनाया फोटो? इस केस में कैसा हो जाएगा? तो नाइट्रोजन 2 इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक प्लस चार्ज है, और 2 इस पे लगा हुआ है R, ऐसा बन गया। और इस केस में नाइट्रोजन 1 इस पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, और 3 इसमें अल्काइल ग्रुप R लगा हुआ है, और यहां पे है +4। सही फोटो बनाए तीनों, ठीक है। अब ये तीनों है कॉन्जुगेट एसिड 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का रिस्पेक्टिवली। इन तीनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करो। R कैसा ग्रुप है इंडक्टिव में? +I। तो +I करके ये इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है कि डिस्टेबलाइज कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब अच्छा कर रहा है। यहां पे 2 R है तो ये पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गया। यहां पे 3 R है तो इस पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गया। तो अगर इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो ये वाला मोस्ट स्टेबल, फिर ये, और उसके अकॉर्डिंग अगर बेसिसिटी देखा जाए तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री शुड बी द ऑर्डर। बोलिए, तो अगर क्वेश्चन में गैसियस फेज लिखा हुआ मिल गया, ध्यान देना, गैसियस फेज, तब तो हम लोग जो अभी सोचे हैं वो बिल्कुल सही है। और इसमें बेसिसिटी का जो ऑर्डर निकल करके आएगा, दैट ऑर्डर विल बी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। क्या कंसीडर किए हम लोग? तो अल्काइल ग्रुप का +I इफेक्ट को कंसीडर करेंगे और स्टेबिलिटी का ऑर्डर सरियाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका बेसिसिटी का भी ऑर्डर होगा। क्लियर है? ये है गैसियस फेज में। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया एक्वस फेज, 2 ही फेज में पढ़ाई होता है, गैसियस फेज और एक्वस फेज, तो एक पंगा है। पहला बात, एक्वस फेज में भी अगर आप कंसीडर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तब तो आपका ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ही है। लेकिन बाबू गैसियस फेज में ना इंडक्टिव के अलावा एक और फैक्टर काम करेगा, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज एक्वस है ना, सॉल्वेंट में क्या प्रेजेंट है? पानी, बोलो। तो यहां देखिए, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना, यहां पे हम पानी का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, OH2 OH2 OH2, ठीक है। ये देखो, ये वाला H बॉन्डिंग बनाएगा, ये वाला H बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी H बॉन्डिंग बनाएगा क्या?
all the three hydrogen are eligible as H bond acceptor and all the three oxygen are eligible as H bond donor। तो 3 H बॉन्डिंग बन गया। ये वाले केस में कितना H बॉन्डिंग बनेगा? तो यहां पर एक OH2, यहां पर एक OH2, एक H बॉन्डिंग यहां पे फॉर्म करेगा, एक H बॉन्डिंग यहां पे फॉर्म करेगा, यानी कितना H बॉन्डिंग बना? 2। और इस केस में यहां पे जब हम डालेंगे OH2 तो यहां पे एक ही H बॉन्डिंग होगा। हम लोग को पता है जितना ज्यादा H बॉन्डिंग होता है उतना आपका कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। अरे जितना H बॉन्डिंग होता है स्टेबल होगा। तो इसीलिए अगर इंडक्टिव देखेंगे 3:1, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग बोल सकते हैं बाबू सॉल्वेशन। इस टर्म को थोड़ा समझाते हैं। H2O एक्चुअली एक्वस फेज में H2O क्या है? सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के साथ कोई भी बॉन्ड बने दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। मान लो एक नमक को आप पानी में डाले तो उसका जो कैटायन है उसको पानी का मॉलिक्यूल घेर करके उस साथ बॉन्ड बनाया, या उसका जो एनायन है उसको पानी का मॉलिक्यूल घेर के उस साथ बॉन्ड बनाया, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन विथ सॉल्वेंट। ठीक है, तो H बॉन्ड बोलो या उसको सॉल्वेशन बोलो, उसका जो ऑर्डर निकल करके आएगा वो कैसा निकल के आएगा? बोलिए ऐसा आएगा, बिकॉज इसमें तीनों में मोस्ट स्टेबल H बॉन्डिंग इसमें 3 को बन रहा है, इसमें 2 को, इसमें 1, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहां तो पंगा फंस गया। इंडक्टिव कह रहा है 3:1, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि सॉल्वेशन कह रहा है 1:3। दोनों का ऑर्डर सेम आ गया होता कोई टेंशन नहीं था, वही ऑर्डर आंसर होता। लेकिन जब ऑर्डर अलग अलग निकल करके आ गया है तो वैसे केस में जो ओवरऑल ऑर्डर निकल के आएगा, जो एक्चुअल ऑर्डर निकल के आएगा, वो तो डेटा डिपेंडेंट हो गया, वो तो एक्सपेरिमेंटल हो गया, ऑब्जर्व फैक्ट हो गया। तो वो ऑब्जर्व फैक्ट हम लोग को याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? इंडक्टिव के लड़ाई में कौन जीता? 3 डिग्री, और सॉल्वेशन के लड़ाई में कौन जीता? 1 डिग्री। और हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं कि 2 के लड़ाई में फायदा तीसरे का होता है, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर में कौन जीतेगा? 2 डिग्री। अब यहां देखना, ओवरऑल ऑर्डर यहां पे हम लिख रहे हैं, एक्चुअल ऑर्डर जो है। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर में ध्यान देना, इफ R इज CH3, ये जो R है ये है अल्काइल ग्रुप CH3, देन द ऑर्डर इज 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, 213। अदरवाइज बोलने का मतलब कि अगर आपका अल्काइल ग्रुप मिथाइल के अलावा और कोई भी है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी और है, देन द ऑर्डर इज 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद करते हैं। पहले तो ये आप समझ गए कि गैसियस फेज रहेगा तो ऑर्डर क्या रहेगा, क्लियर हो गया। एक्वस फेज में इंडक्टिव कह रहा है ऐसा और सॉल्वेशन कह रहा है ऐसा, तो जो नेट ऑर्डर होगा वो हमको याद करना पड़ेगा। पहले तो ये लाइन याद कर लो कि 2 के लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरे वाले का होता है, यानी कि 2 डिग्री जीतेगा ओवरऑल में हमेशा। ये क्लियर हो गया। अब ये है कि भाई 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री आया कि 3 डिग्री आएगा, ये कंफ्यूजन एग्जाम में भूल सकते हैं आप। तो देखिए ये नंबर क्या आ रहा है? 213, और ये नंबर क्या आ रहा है? 231। छोटा कौन सा है? 213। देखिए सबसे छोटा अल्काइल के साथ आ गया। अल्काइल सबसे छोटा, नंबर भी छोटा। अल्काइल बड़ा, नंबर भी बड़ा। क्लियर हुआ क्या? बोले सबसे छोटा अल्काइल कौन है? मिथाइल, तो उसका नंबर भी छोटा वाला रहेगा 213, और जो बड़ा बड़ा अल्काइल्स है सबके साथ नंबर ही बड़ा रहेगा 231। दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर। ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, आपको याद होगा ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड वेयर मोस्ट एसिडिक ऑफ ऑल एज कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, वहां पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड टॉप पे गया था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बेसिक स्ट्रेंथ में बॉटम पे चला जाएगा। ठीक है, देखो क्या होगा इसमें, ध्यान देना। जैसे ये एनिलीन हम बना देते हैं, पहले बेंजीन रिंग है और यहां पे है NH2। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन में कोई भी एक ग्रुप G लग गया। देखिए क्या होता है ना कि इस केस में जैसे ऑर्थो में कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, यहां पे स्टेरिक रॉडिंग फिर से बढ़ गया। अब यहां जो H+ आएगा उसी को ये लोन पेयर अपना देगा, और ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से ये H+ नजदीक नहीं आ पाएगा, स्टेरिक रॉडिंग हो गया ना।
स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से H प्लस नजदीक नहीं आ पाएगा, और H प्लस अगर नजदीक नहीं आएगा तो इसका डोनेशन का टेंडेंसी भी कम हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? इस फिनोमेना का नाम होता है SIP। ऑर्थो इफेक्ट जब हम लोग किए थे बेंजोइक एसिड में तो उस फिनोमेना का नाम था SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हुआ था। यहां पे इस फिनोमेना का नाम है SIP। SIP का फुल फॉर्म है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। देखो जो नाम क्लियर हो रहा है क्या? स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से क्या चीज इनहिबिट हो रहा है? प्रोटोनेशन। बाबू ये प्रोटोनेशन ही तो है। ये लोन पेयर जब H प्लस में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा नाइट्रोजन, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। ऑर्थो पे कोई ग्रुप आ गया तो स्टेरिक क्राउडिंग हो गया, और इस स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से प्रोटोनेशन इनहिबिट हुआ। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। और ये स्टेटमेंट क्या यहां पे बनेगा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लीस्ट बेसिक, क्योंकि वहां पे प्रोटोनेशन का टेंडेंसी घट जाता है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, एज कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड। याद रहेगा, बेंजोइक वाले केस में एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप पे चला गया ड्यू टू SIR। एनिलीन वाले केस में ऑर्थो वाला का बेसिक स्ट्रेंथ बॉटम पे चला जाएगा ड्यू टू SIP। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा कर लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा है, दिस इज एनिलीन, NH2 ऑर्थो पे लगा दिए CH3, फिर NH2 मेटा पे लगा दिए CH3, और यहां पर NH2 पैरा पे लगा दिए CH3। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में नो इफेक्ट बोलो। सेकेंड वाले केस में बाबू सीधे लिख देते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, और कुछ भी नहीं देखेंगे, ऑर्थो इफेक्ट। थर्ड वाले केस में CH3 मेटा पे है तो प्लस आई लिखे, और फोर्थ वाले केस में प्लस H और प्लस आई लिखें। बोलिए, अब आप लोग बताइए कि जो प्लस वाला इफेक्ट है उसके वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? दिख गया क्या? प्लस वाले की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखो, एक H चिपका दिए इसमें, जिसके वजह से N पे आ गया प्लस चार्ज। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा ना। ठीक है, तो कोई भी प्लस वाला इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और माइनस वाला इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। ठीक, अगर हम लोग ऑर्थो इफेक्ट को नहीं लेते, यहां पे ऑर्थो इफेक्ट को कंसिडर नहीं किए होते, तो ध्यान से देखो, ये बी वाला टॉप पे चला जाता बेसिक स्ट्रेंथ में, बिकॉज CH3 ऑर्थो पे है तो प्लस H भी लगाता और प्लस I भी लगाता टॉप पे। बोलो, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट के वजह से ये बी वाला कहां चला जाएगा? बॉटम पे, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, है ना, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर लीस्ट बेसिक। क्लियर है? अब बच गया A, C और D। इन दोनों में जरा से कंपेयर कर लो। मेरे को लग रहा है A, C और D में बॉटम पे A जाएगा, दिख गया क्या? फिर C जाएगा और D टॉप पे जाएगा, D टॉप पे जाएगा। ये क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है। और अगर मान लो नॉर्मली ऑर्थो वाला कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इस तरह का सवाल दे देता है, देखिए जैसे यहां NH2 इस जगह पे लगा दो OCH3, देन NH2 और यहां पे लगा दीजिए आप CH3, फिर यहां पे बेसिक सा NH2 और इस जगह पे NH2 और यहां पे लगा दो NO2। इन चारों में आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। स्ट्रेट अवे मेरे को तो ये ऑर्डर दिख रहा है, आप लोगों को दिखा? प्लस M प्लस H, नो इफेक्ट बोलो, एंड माइनस M। तो प्लस वाला जो इफेक्ट है वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और माइनस वाला इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में टॉप में कौन गया था? सल्फोनिक एसिड। उसका कॉन्जुगेट
3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा था। बेसिक वाले केस में कंपाउंड ध्यान देना, C डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड यहां पे है NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए इस कंपाउंड का नाम होता है ग्वानिडीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्वानिडीन। ये ऑर्गेनिक में जितना भी बेस हम लोग पढ़ते हैं, दिस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। मतलब कि ये वाला ना किसी ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए और आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो यही वाला टिक होगा। कैसे ये रहेगा देखो, जान दो। सबसे पहले तो इसका जब हम H+ में डालेंगे, मेरे को ऐसा दिख रहा है ना कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। बोलिए, ये वाला लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, लेकिन ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ठीक, तो यानी कि H+ अगर डालेंगे तो इसमें कौन सा लोन पेयर H+ प्रोटोनेट करेगा? ये वाला। बोलिए, सही बोल रहे हैं? बिकॉज दैट इज द ओनली लोन पेयर विच इज लोकलाइज्ड, अदर देन दैट बोथ द लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड। तो जैसे ये वाला अटैक हुआ, यहां पे क्या बन गया? C डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। अब ध्यान से देखिए, जो कॉन्जुगेट एसिड बना है, ये कॉन्जुगेट एसिड है ना, दिस कॉन्जुगेट एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें रेजोनेंस करके देखो, आपको दिखेगा कि इसमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। बन रहा है क्या? एक तो बना के दिखा दे। ये इधर, ये इधर, सही बनाए? कैसा फोटो बनेगा? कार्बन, सिंगल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और यहां पे सिंगल बॉन्ड NH2। देखो तो इक्विवेलेंट बन गया, बना। C पे 2 NH2, C पे 2 NH2, एक डबल बॉन्ड NH2 प्लस, एक डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब इधर NH2 प्लस आ चुका है, नीचे आ चुका है, एक बार इधर भी तो आएगा। तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे। यानी कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ग्वानिडीन इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट मेक्स इट वेरी बेसिक। तो ऑर्गेनिक में कोई भी आपको आया, चारों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, एक ये वाला कंपाउंड बना हुआ है, टॉप पे मार देना। ठीक है, एक और बात यहां मेंशन करने वाला है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये वाला फोटो ही बना के दे। मान लो ऐसा दे दे आपको, ऐसे हम रैंडमली बना रहे हैं कंपाउंड, देखना। नहीं, एक मिनट, इस तरह का दे दे। अगर ऐसा कंपाउंड दे दिया आपको, ध्यान से देखिए, ग्वानिडीन का भाई है। कैसे पकड़ोगे ग्वानिडीन का भाई है? एक कार्बन जिसपे 2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, वो ग्वानिडीन का भाई है क्या भाई ये वाला? एक कार्बन जो कि 2 तरफ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है और एक तरफ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये ग्वानिडीन का भाई है। ठीक, तो अगर मान लो कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये नहीं दिया है उसमें और ये दिया है एक ऑप्शन, तो ये टॉप पे जाएगा। ध्यान रहे क्या बोले? ग्वानिडीन अगर रहा तब तो वो टॉप पे है ही है, लेकिन अगर ग्वानिडीन नहीं है तो ग्वानिडीन का भाई देख लेना। ग्वानिडीन का भाई समझ गए? ये मतलब ये हो गया ग्वानिडीन का एक तरीके से जुड़वा भाई, ठीक है, साथ वाला भाई, तो ये टॉप पे चला जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो छोटा भाई देखना। तो छोटा भाई कौन है? यहां पे 2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अगर एक वाला हटा दें, खाली एक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाए, ऐसा CH3 कार्बन, यहां पे सिंगल बॉन्ड NH2, यहां पे डबल बॉन्ड NH। ध्यान दो, ये भी तो ठीक ठाक बेस है। इसमें कॉन्जुगेट इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दिखा है ना? तो ये वाला हो गया, ये हो गया छोटा भाई और ये हो गया बराबर वाला भाई। क्लियर है? तो अगर मान लो ऐसा हम लिखते हैं, ये A है, ये वाला B है और ये वाला C है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में A तो टॉप पे रहेगा, उसके बाद B और फिर C। ठीक है, नॉर्मल कोई भी अमीन उमीन आ जाए,
ये तीनों हमेशा आगे रहेगा। मतलब ये तीनों हो गया, ये तीनों विल बी अबव, और यहां पे हम लिखेंगे अमीन। ये क्लियर हुआ अब? ठीक है, सबसे पहले देखना ग्वानिडीन या उसका भाई है तो ठीक है, दोनों नहीं देता है, दोनों में से एक ही देगा। ग्वानिडीन या उसका भाई है तो बेस्ट। इस पे भी सवाल आया था लास्ट ईयर जेई मेन में, जिसमें ग्वानिडीन नहीं दिया था, उसका भाई बना दिया था। ठीक है, फोटो हम देख करके बनाएंगे किताब से। तो वो अगर उसका भाई है तो टॉप पे, छोटा भाई है उसके बाद हम लोग का जितना ये पढ़ाई की उसको शुरू होगा, ये पहले टॉप पे चला जाएगा।